The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change. शिक्षित होने वाला एकमात्र व्यक्ति वह है जिसने सीखना और बदलना सीखा है. I welcome all the parents in this session. Here, I, Mrs. Sonia, is going to unleash NEP 2020, that is New Education Policy 2020, जिसे हम नई शिक्षा नीति 2020 भी कहते हैं. First, let me tell you what is education policy. एजुकेशन सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए या उसमें सुधार लाने के लिए जो रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं उन्हें एजुकेशन पॉलिसी या शिक्षा नीति कहा जाता है. सो लेट मी फेमिलियराइज यू ऑल विद द एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ इंडिया. भारत की सबसे पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में आई और भारत की दूसरी शिक्षा नीति या फिर एजुकेशन पॉलिसी 1986 में राजीव गांधी जी के नेतृत्व में आई और यही नीति 1992 में रिवाइज्ड होकर आई जो कि पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में आई थी. और अब 34 सालों के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई है. इस NEP 2020 के अध्यक्ष हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी. यह शिक्षा नीति भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 में घोषित की गई. नाउ मिसेस नेहा will acquaint you with further information. थैंक यू सोनिया मैम हमें NEP 2020 से इंट्रोड्यूस कराने के लिए. सो एम ऑफ दिस NEP 2020 is to transform India into a vibrant knowledge society and to be a global knowledge superpower. NEP 2020 का उद्देश्य है भारत को वैश्विक स्तर पर ज्ञान में महाशक्ति बनाना. ऑन पेपर ये पॉलिसी बिल्कुल परफेक्ट है. खैर इम्प्लीमेंटेशन का तो ओनली टाइम विल टेल. इंडिया में एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में लास्ट ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ जो हुई थी वो थी राइट टू एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था. आर्टिकल 21A जिससे 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की गई थी. 6 to 14 ईयर्स ये एज ग्रुप याद रखिएगा क्योंकि NEP 2020 के लिए ये एज ग्रुप इम्पॉर्टेंट है. चलिए पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस के बारे में बताती हूँ जो NEP 2020 में लाई गई हैं. HRD मिनिस्ट्री जो कि अब चेंज होके रीनेम होके उसका नाम नया रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. GDP इन्वेस्टमेंट जो है एजुकेशन में उसको भी इंक्रीज़ कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है 1.6% से 6%. और फोकस जो था ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का उसे भी बढ़ा दिया गया है टू 50% बाय 2035. ये सारे नंबर्स तभी अप्रोचेबल हैं जब एग्जिस्टिंग पॉलिसी में एक डायनामिक चेंज लाया जाए. तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच से इस पॉलिसी को बनाया गया है जिसमें एकेडमिक, वोकेशनल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को इक्वल वोटिंग दी गई है और पूरा फोकस ये किया गया है कि बच्चों को जिस एरिया में इंटरेस्ट है उस एरिया में वो अपना स्किल डेवलप कर सके और स्कूल कॉलेज से निकलने तक वो रियल वर्ल्ड के लिए तैयार रहें. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द विजन ऑफ दिस पॉलिसी. इस पॉलिसी का विजन क्या है? To develop an education system deeply rooted in Indian ethos, which has the capability to provide high quality education to compete in the global world. As I have already said, ये education system इस तरह से बनाना चाहता है कि एक high quality education system हमारी country में बन सके और हमारा देश भी globally compete कर सके. ऐसा करिकुलम और पेडागोजी बनाई जाए जिससे कि बच्चों में एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट डेवलप हो अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के प्रति और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति और बच्चे अपनी कंट्री के साथ एक डीप बॉन्ड बना सकें. एक इस तरह से करिकुलम को बनाना कि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप हो
वो प्राइड फील करें और वो रिस्पेक्ट फील करें अपने देश के प्रति, वो एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बन सकें, वो एक उनके अंदर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके और वो एक ट्रूली ग्लोबल सिटीज़न बन सकें। तो इस पॉलिसी को इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। की प्रिंसिपल्स ऑफ NEP 2020: रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कंटेक्स्ट। हर करिकुलम पेडागोजी में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, इक्विटी एंड इंक्लूजन, हर एक को इक्वल एजुकेशन मिले और सबको इंक्लूड किया जाना चाहिए हर एजुकेशनल डिसीजन में। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, जिसमें एनकरेजमेंट एंड फैसिलिटेशन जो है, प्राइवेट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, ये सब होना चाहिए। और यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, आजकल जो है टेक्नोलॉजी का बहुत ही इस्तेमाल हो रहा है, तो इस नई शिक्षा नीति के द्वारा इसका एक सिद्धांत ये भी है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग में, लर्निंग में, ताकि लैंग्वेज बैरियर्स भी रिमूव करें, दिव्यांग स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करें टेक्नोलॉजी यूज़ करके। और हर एजुकेशनल प्लानिंग में, मैनेजमेंट में, हर एक जगह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। और एम्फेसाइज़ किया गया है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में, मतलब बच्चों को कंसेप्ट का नॉलेज जो है वो देना बहुत ही ज़रूरी है, रेदर देन उनको रटाना, उनको सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करना वो ज़रूरी नहीं है, उनको एक डीप अंडरस्टैंडिंग उनके कॉन्सेप्ट्स के साथ होनी चाहिए। ये इस NEP का सिद्धांत है। यूनिक कैपेबिलिटीज़, बच्चों में जो एक अलग कैपेबिलिटी है उनको आइडेंटिफाई करना। हर एक स्टूडेंट में कुछ ना कुछ अलग ज़रूर होता है, उनकी एक यूनिक कैपेबिलिटी होती है जिसे रिकॉग्नाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना और इनकरेज करना ताकि वो लॉजिकल डिसीजन ले सके, इनोवेटिव हो सके, क्रिएटिव हो सके, ये NEP का सिद्धांत है। और लास्ट प्रिंसिपल है कॉन्टिन्यूस रिव्यू, जो कि बहुत ज़रूरी है। रिव्यू करना बच्चों की जो वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनके ऊपर बेस्ड ऑन सस्टेन रिसर्च और उनकी रेगुलर असेसमेंट करते रहना, ये बहुत ही ज़रूरी है बाय एजुकेशनल एक्सपर्ट्स के द्वारा उनका असेसमेंट कंटिन्यूस करते रहना, ये एक उनका सिद्धांत है। अब हम देखेंगे करिकुलर और पेडागोजिकल स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, जो हमारा प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर था वो क्या था, वो था 10+2 का, मतलब 10 ईयर्स जिसमें एज ग्रुप था 6 to 16 और क्लासेस थी 1 to 10, और +2 में था एज ग्रुप 16 to 18 और क्लासेस थी 11th and 12th। लेकिन जो अब नया पेडागोजिकल और करिकुलर स्ट्रक्चर चेंज होकर आया है उसमें है 5+3+3+4, यानी कि 3 ईयर्स जो आंगनवाड़ी और प्री स्कूल के थे वो भी स्कूल फॉर्मल एजुकेशन में इंक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो अब जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। सबसे पहले सबसे स्टार्टिंग में जो है वो है फाउंडेशनल स्टेज, जो कि अब 5 ईयर्स का होगा, जिसमें इंक्लूड किया जाएगा 3 ईयर्स ऑफ आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका, एज ग्रुप होगा 3 to 6 ईयर्स, और देन 2 ईयर्स ऑफ क्लास 1 एंड क्लास 2 और एज ग्रुप होगा 6 to 8। ये है हमारी फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है, क्योंकि ये हमारा बेस होता है। जब हमारा बेस अच्छा स्ट्रांग होगा तभी हमारी आगे ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी होगी वो अच्छे से खड़ी होगी। ये फाउंडेशनल स्टेज 5 ईयर्स जो हैं इसमें मल्टी लेवल प्ले वे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है वो है प्रेपरेटरी स्टेज, जिसमें 3 साल हैं, 3 ईयर्स हैं, और ये कौन सी क्लासेस इंक्लूड है इसमें है क्लास 3 to क्लास 5 और एज ग्रुप होगा 8 to 11 ईयर्स। देन नेक्स्ट है मिडल स्टेज, जिसमें अगेन 3 ईयर्स होंगे फ्रॉम क्लासेस 6 to 8 एंड एज ग्रुप ऑफ 11 to 14, एंड द लास्ट वन इज 4 ईयर्स,
दैट इज़ सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में 4 साल, जिसमें क्लासेस होंगी 9 to 12 ईयर्स और एज ग्रुप होगा 14 to 18 ईयर्स। चलिए अब हम देखते हैं ये स्टेजेस। सेलिएंट फीचर्स जो है इस स्टेजेस के वो क्या हैं स्कूल में। सबसे पहले हमारा था फाउंडेशनल स्टेज, जैसे कि आपने देखा 5 ईयर्स का। इसमें मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू या प्ले वे के मेथड से पढ़ाया जाएगा। ECCE का पेडागोजी जो है वो इसमें यूज़ किया जाएगा। ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उसका अपना पेडागोजी यूज़ होगा। और फोकस जो है वो किया जाएगा गुड बिहेवियर, बच्चों में एक अच्छा बिहेवियर डेवलप करना, कर्टेसी, एथिक्स, पर्सनल और पब्लिक हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, इन सब बेसिक चीज़ों पे फोकस किया जाएगा और उनको टीम वर्क और कोऑपरेशन करना सिखाया जाएगा। सो ये सारे सेलिएंट फीचर्स थे फाउंडेशनल स्टेज के। उसके बाद हमारी सेकेंड स्टेज थी प्रेपरेटरी स्टेज, जिसमें 3 साल थे, 3 ईयर्स हैं क्लास 3 to 5। और 3 to 5 क्लास में क्या होगा, प्ले वे मेथड, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड और इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग होगी। इसमें बहुत ही ट्रांजिशन आएगा प्ले बेस्ड लर्निंग से फॉर्मल क्लासरूम की तरफ। एक इंटरैक्टिव टीचिंग लर्निंग मेथड यूज़ किया जाएगा। बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, लैंग्वेजेस, साइंस एंड मैथमेटिक्स। देन ज़्यादा एम्फेसिस किया जाएगा रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग पे। देन थर्ड स्टेज हमारी थी मिडल स्टेज, जिसमें अगेन 3 ईयर्स हैं क्लास 6 to 8 और इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में बोला गया है। सब्जेक्ट एंड ओरिएंटेड पेडागोजिकल और करिकुलर मेथडोलॉजी को यूज़ किया जाएगा। बच्चे जो हैं, सब्जेक्ट टीचर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे बच्चों के साथ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स और उनको हर एक सब्जेक्ट के साथ उनको इंट्रोड्यूस जो है, उनकी डीप नॉलेज जो है डेवलप करेंगे, जैसे कि साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग के द्वारा पढ़ाया जाएगा। देन लास्ट स्टेज हमारी थी हाई स्कूल सेकेंडरी स्टेज, जिसमें 4 ईयर्स थे, क्लास 9 to 12 इसमें इन्वॉल्व है। इसमें बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी पे फोकस किया जाएगा। उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी ताकि वो अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स जो हैं वो चूज़ कर सकें। ये एक 4 ईयर्स की मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी। इसमें ज़्यादा डीपली उनको सब्जेक्ट नॉलेज दी जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग उनकी डेवलप होगी, ज़्यादा अटेंशन जो है उनको दिया जाएगा ताकि वो अपने एक लाइफ एस्पिरेशन जो है वो डेवलप कर सके। क्या वो बनना चाहते हैं, क्या वो आगे लाइफ में अपने करना चाहते हैं। उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी ताकि वो अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स जो हैं वो चूज़ कर सकें। उनको ज़्यादा सब्जेक्ट्स के साथ एक्सपोजर मिलेगा और उनकी असेसमेंट जो है फ्रीक्वेंटली वो होती रहेगी, कंटिन्यूसली उनकी असेसमेंट भी चलती रहेगी हाई स्कूल स्टेज में। ठीक है, सो ये हमारे सेलिएंट फीचर्स थे डिफरेंट स्टेजेस के। अब हम पढ़ेंगे ECCE के बारे में, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में। ये फाउंडेशन ऑफ लर्निंग इसे कहा गया है, जो हम इसमें इन्वॉल्व है हमारी फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज जो है इसे हम क्या करेंगे, इसमें हमारे 5 ईयर्स होंगे और इसमें जो हमारा फ्रेमवर्क है, करिकुलर फ्रेमवर्क है, वो हमारा फॉलो किया जाएगा, जो कि डेवलप किया जाएगा बाय नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क के द्वारा। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया है, ECCE CF जिसे हम कहते हैं, ये हमारा फ्रेमवर्क बनाएंगे फॉर फाउंडेशनल स्टेज। और इसके जो हमारे मेन गोल्स हैं वो क्या हैं, अभी हम पढ़ते हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है ये मोर देन प्रेपरेशन है फॉर प्राइमरी स्कूल। बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर कराना कि वो आगे प्राइमरी स्कूल्स में जब जाएं तो वो एक उन्हें मतलब बेस जो उनका है वो बन चुका हो। तो ये जो 5 ईयर्स हैं इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है इस नई शिक्षा नीति में। इसका जो मेन एम होगा वो होगा बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकालना बच्चों में, मतलब बच्चों का जो ऑप्टिमल डेवलपमेंट है, मतलब उनके अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट जो करवाना वो इन 5 ईयर्स के अंदर बहुत ज़रूरी होगा, जैसे कि फिज़िकल, मोटर, कोग्निटिव, सोशियो इमोशनल, कल्चरल, आर्टिस्टिक एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड अर्ली लैंग्वेजेस
लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ताकि एक सॉलिड बेस जो है, ब्रॉड फाउंडेशन जो है वो बन सके और वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग उनकी बन जाए। क्यों इस पे ज़्यादा फोकस किया गया है? जैसे मैंने आपको बोला कि बेस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम कोई बिल्डिंग खड़ी करने लगते हैं, बिल्डिंग बनाने लगते हैं, तो सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो किस पे किया जाता है? उस बिल्डिंग की नींव पे। घर बनाने से पहले हम उसकी नींव जो है वो बनाते हैं, ताकि हमारी जो बिल्डिंग खड़ी होनी है उस पर वो स्ट्रांगली खड़ी रह सके, कहीं गिर ना जाए। तो ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी जो बेस है हमारा, जो फाउंडेशनल स्टेज है हमारी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर फाउंडेशन ही अच्छा नहीं होगा बच्चे का, तो वो लाइफ लॉन्ग में ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे। तो अगर हमें बच्चों को अच्छे से डेवलपमेंट देनी है, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है, तो हमें इस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो ECCE जो है ये हमारी फाउंडेशन डेवलप कर रहा है, हमारा बेस बना रहा है बच्चों का। इसमें करिकुलम जो है वो ECCE का फॉलो किया जाएगा और पेडागोजी डेवलपमेंट कराई जाएगी, और टीचर्स जो हैं उनको प्रिपेयर किया जाएगा कि कैसे बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है, कैसे बच्चों से इंटरैक्ट करना है। उसके लिए टीचर्स के लिए 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट प्रोग्राम होगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में, और 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम होगा जिसमें अर्ली लिटरेसी, न्यूमरेसी और अदर रेलिवेंट एस्पेक्ट जो हैं इन्वॉल्व होंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगी टीचर्स की वो कुड बी इवन 10+2 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और इसका जो गोल मैंने आपको जैसे कि बताया वो ये है कि बच्चों को प्रिपेयर करना बिफोर क्लास 1, ताकि बच्चों को वो उनकी जो लर्निंग है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। और लर्निंग जो है वो प्ले बेस्ड होगी, एक्टिविटी बेस्ड होगी, और जो फोकस है वो होगा ताकि बच्चों में एक कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग की बेस बन सके, मतलब वो डेवलप कर सकें कि रीडिंग कैसे करते हैं, राइटिंग कैसे करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए और उनको बेसिक लाइफ स्किल्स जो हैं वो सिखाए जाएं। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाएगा, लेकिन ना कि उनको रोट लर्निंग करवाई जाएगी, उनको प्ले वे और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी, और उनका फोकस जो है वो टोटली ओवरऑल डेवलपमेंट पे होगा, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे होगा, ताकि बच्चे का हर एक डोमेन जो है वो अच्छे से डेवलप हो सके, उनका बेस स्ट्रॉन्ग बन सके। सो आई होप आपको मैंने जो भी अभी तक बताया है वो सब समझ में आ गया। हमारी जो फ्रेमवर्क में चेंजेस आए हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर नया बना है 5+3+3+4 का, और जो 4 स्टेजेस इसमें इंक्लूड की गई हैं, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको फाउंडेशनल स्टेज के बारे में समझा दिया है। नाउ आई विल हैंड ओवर टू मिस मोनिका। अब वो आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन देंगे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। फाइन, थैंक यू। Good morning. Thank you, Neha ma'am. If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. जिस तरह से इस कोटेशन में हमें बताया गया है कि लाइफ में चाहे कुछ भी सिचुएशन आए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इन द सेम मैनर NEP 2020 सेज कि हमारे जो बच्चे हैं वो किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रहने चाहिए। क्लियर? सो according to NEP 2020, curtailing dropout rates and ensuring universal access to education at all levels. अब यूजुअली क्या होता है, इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया का जो है ड्रॉप रेट्स जो है वो बहुत हाई है। द रीज़न बिहाइंड इट, कुछ बच्चों को फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, कुछ को कोई फैमिली इश्यूज़ होते हैं कि बच्चे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते। बट NEP 2020 कहती है कि इन केस अगर किसी भी बच्चे को किसी भी रीज़न की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा, तो उन बच्चों को स्कूल में वापस एडमिशन दी जाए। ठीक है, उनका वेलकम किया जाएगा। उनके लिए एक स्पेशली ट्रेंड ग्रुप ऑफ टीचर्स होंगे जो उन बच्चों से डील करेंगे। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा जो है इम्प्रूव किया जाएगा, ताकि इन बच्चों को भी एक स्पेशल प्लेस मिल सके और वो अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सके। साथ ही साथ NIS और ODL जो स्कूल्स हैं वो भी ओपन किए जाएंगे। अब ये कौन से स्कूल होते हैं? ये डिस्टेंस स्कूल्स होते हैं जिसमें बच्चों को सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए जाना होता है और 15 डेज़ की क्लासेस अटेंड करनी होती हैं। तो अगर इनकेस कोई बच्चा फैमिली इश्यूज़ की वजह से स्कूल नहीं जा सकता रेगुलरली, तो वो इन स्कूल्स के थ्रू भी अपनी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट कर सकता है।
ठीक है। अब देखिए, अब क्यों इतना ज़रूरी है NEP 2020 में इतनी अमेंडमेंट्स की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि आपको पता है, देखिए जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन टू वो लोग जिनके पास जो एजुकेटेड ना हो। तो इसीलिए हमारी NEP 2020 कहती है कि इंडिया का जो ये ड्रॉप आउट रेट है इसे लेस किया जाए और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं उन्हें हमें पढ़ाकर एक अच्छे काबिल पोस्ट पे बिठाना है। नेक्स्ट इट सेज एनकरेजिंग 21st सेंचुरी स्किल्स इन द क्लासरूम। अब बच्चों को स्कूल में डिजिटल लिटरेसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, हेल्थ एंड फिटनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एथिक्स, साइंटिफिक टेम्पर एंड कोलैबोरेशन, ये सारे के सारे जो करंट टॉपिक्स है इन्हें भी एजुकेशन करिकुलम में ऐड ऑन किया जाएगा ताकि हमारे बच्चे इसमें भी मास्टरी कर सकें। ठीक है। नाउ इट सेज कि कोलैबोरेशन क्या होता है। देखिए, कोलैबोरेशन होता है, जैसे अगर आप में से कुछ बच्चों को पता ही होगा, जैसे कुछ पेरेंट्स को पता ही होगा, जैसे हमारे स्कूल में अबैकस क्लासेस चलती हैं। अब अबैकस जो क्लास इंस्टीट्यूट है वो एक अलग इंस्टीट्यूट है और हमारा स्कूल एक अलग इंस्टीट्यूट है। अब हमें ऐसा लगा कि 21st सेंचुरी में ऐसा बोला जाता है कि जो बच्चों का अबैकस में बहुत अच्छे होते हैं उनका मैथमेटिक्स भी कहीं ना कहीं इसकी वजह से इम्प्रूव होता है। तो हमने क्या किया, हमारे स्कूल ने अबैकस इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन किया, मतलब इनको बुलाया हमारे स्कूल में कि आप आके हमारे बच्चों को भी पढ़ाइए ताकि हमारे बच्चों को भी इस फील्ड में थोड़ी सी नॉलेज बढ़ सके उनकी। तो NEP 2020 कहती है कि इसी तरह से और भी फील्ड्स में कोलैबोरेशन कराई जाएगी ताकि जो बच्चों को और भी ज़्यादा स्किल से फेमिलियर कराया जा सके। ठीक है। इट ऑल्सो सीज कि हमें ना स्कूल के करिकुलम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, होलिस्टिक हेल्थ, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ऑर्गेनिक लिविंग, डिज़ाइनिंग थिंकिंग, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन के सारे टॉपिक्स जो है ये भी हम जो है एड ऑन करेंगे हमारे न्यू करिकुलम में ताकि हमारे बच्चों को इनके बारे में भी पता हो। इट ऑल्सो सेज कि बच्चों को वोकेशनल क्राफ्ट जैसे कि कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क, गार्डनिंग, पॉटरी मेकिंग, ये सारी की सारी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी स्कूल के करिकुलम में ही। नाउ एम्फोसाइजेज ऑन वोकेशनल एजुकेशन। इन सारी चीज़ों के साथ साथ बच्चों को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी वोकेशनल सब्जेक्ट्स की 6 to 8 के बच्चों को, और ऐसा टारगेट रखा गया है हमारी गवर्नमेंट के ने कि 2025 तक, मतलब कि 2025 तक जो हमारे पूरे इंडिया के 50% जो बच्चे हैं उनके पास वोकेशनल एजुकेशन होगी। ठीक है। नाउ इट सेज मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। बच्चों के मैथ्स को और इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे पजल्स, गेम्स जो हैं वो उनकी टीचिंग में ऐड ऑन किए जाएंगे ताकि बच्चे जो है मैथ्स को एंजॉय कर सकें। ठीक है। और साथ ही साथ कोडिंग को भी ऐड ऑन किया जाएगा एज अ न्यू सब्जेक्ट आफ्टर 6th ऑनवर्ड्स। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ इंडिया। अब अगर बच्चा इंडिया में रह रहा है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि बच्चों को इंडिया के जोग्राफिकल, पॉलिटिकल हर एक जो कॉर्नर है उसके बारे में बताया जाएगा। उनको इम्पोर्टेंस, उनको हमारे एंशियंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया, ये सारी चीज़ें उन्हें पढ़ाई जाएंगी स्कूल के करिकुलम में ही। उनको इंडिया के हर एक पार्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। क्लियर। हेल्थ एजुकेशन। नाउ एज यू ऑल नो, हेल्दी माइंड स्टेज इन हेल्दी बॉडी। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को हेल्थ कॉन्शियस बनाया जाए। अब बच्चों को समझाया जाएगा कि हाउ टू मेंटेन देयर मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशंस, कौन सी डाइट्स जो हैं वो उनके खाने के लिए अच्छी हैं, योगा और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्कूल करिकुलम में ऐड ऑन की जाएंगी। एज वेल एज बच्चों को मल्टी लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाएगा। यूजुअली क्या होता है कि चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स ईजिली इन इंग्लिश और इन हिंदी, तो उन्हें उनकी मदर टंग में उस चीज़ को समझाया जाएगा ताकि जो उनकी एजुकेशन है वो उसमें कोई भी बैरियर ना रहे। आई विश नाउ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ आई Thank you, Miss Monica. Now, I am going to talk about assessment according to NEP 2020. What is assessment? Assessment का अर्थ होता है मूल्यांकन। एजुकेशन में असेसमेंट या मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी छात्र के ज्ञान, समझ, प्रगति को आंका जाता है या असेस किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं इवैल्यूएशन टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट, क्विजेज, कॉम्पिटिशन्स, क्लास टेस्ट आदि। इनकी सहायता से बच्चों को असेस किया जाता है या उनको आंका जाता है। नाउ व्हाट इज़ द एम ऑफ असेसमेंट? असेसमेंट का या मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है NEP 2020 के अंतर्गत? शिफ्ट फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन स्किल्स टू मोर कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। स्टूडेंट क्या करते हैं? कंसेप्ट्स को याद करते हैं, रटते हैं उन्हें और फिर एग्जाम्स में उनको लिख कर आ जाते हैं। बट ऐसा अब नहीं होगा, अब कंसेप्ट बेस्ड असेसमेंट होगा, यानी कि अब
छात्रों के स्किल्स और नॉलेज को इवैल्यूएट किया जाएगा। कॉन्टिन्यूस ट्रैकिंग ऑफ लर्निंग आउटकम ऑफ ईच चाइल्ड, स्टूडेंट्स के लर्निंग को होमवर्क, क्लास टेस्ट, क्विजेज, एग्ज़ाम्स, प्रोजेक्ट वर्क एक्सेट्रा या फिर डिफरेंट मेथड्स के द्वारा कॉन्टिन्यूसली ट्रैक किया जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम्स पहले से और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, जिनके अंतर्गत बच्चों के स्पेशल स्किल्स को असेस किया जाएगा। प्रमोट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों के सीखने और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। टेस्ट हायर ऑर्डर स्किल्स, बच्चों के हायर ऑर्डर स्किल्स को असेस किया जाएगा, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक्सेट्रा। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट part of NEP 2020, redesigning report cards to assess holistic development of each child. Now, the focus will be on 360-degree holistic report card, which will be multi-dimensional report card, जो कि multi-dimensional report card होगा। अब holistic report card ऐसा बनाया जाएगा जिसमें एक छात्र के सभी aspects जैसे कि सोशल, इमोशनल, एथिकल एंड एकेडमिक एस्पेक्ट्स को असेस किया जाएगा या फिर आंका जाएगा। यह रिपोर्ट कार्ड एक छात्र के कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स में प्रोग्रेस को असेस करेगा। नाउ इसके क्राइटेरिया कौन कौन से होंगे? प्रोग्रेस इन प्रोजेक्ट बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, quizzes, role plays, group work, portfolios, etc., self-assessment and peer assessment, progress in cognitive, affective and psychomotor domains, interactive questionnaires for parents, teachers and students, and assessment by the teacher. Now, as you can see in this slide, 360-degree multidimensional report card will assess cognitive, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स ऑफ अ चाइल्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है, यह एक छात्र के कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स को असेस करेगा एंड यह मूल्यांकन छात्र खुद, टीचर्स, पीयर्स एंड पेरेंट्स भी कर सकते हैं। नाउ रिगार्डिंग गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट, मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश। असेसमेंट के लिए गाइडलाइंस या दिशा निर्देश NCERT के द्वारा दिए जाएंगे, जिसके स्टेक होल्डर्स होंगे बोर्ड्स ऑफ असेसमेंट, NACSE आदि। अब NACSE ये जो है, व्हाट विल बी द रोल ऑफ NACSE, इसका क्या रोल है? NACSE नए असेसमेंट पैटर्न्स और लेटेस्ट रिसर्च के बारे में एडवाइस देंगे। NACSE स्कूल बोर्ड्स के बीच में बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करने का साधन बनेगा। नाउ मिसेस सुकृता विल गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। Thanks, Sonia ma'am. Dear parents, as we all know, education is the single greatest tool for achieving social justice and equality. अर्थात विद्या ही एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम समाज में न्याय व समानता ला सकते हैं। NEP aims at bridging gender and social category gaps. NEP का यह मकसद है कि वह शिक्षा प्रणाली में किसी भी स्तर पर होने वाले, चाहे वो लिंग के आधार पर हों या सामाजिक असमानता के कारण पैदा हुए गैप्स को दूर कर सके। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए NEP ने हमारे सामने पेश किया है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन का विचार। नाउ पेरेंट्स, फर्स्ट try to understand what is equitable education. Equity in education is when every individual gets an opportunity to receive the resources needed to acquire
the basic education in spite of any gender or social status barriers. इक्विटी इन एजुकेशन का अर्थ है न्याय संगत शिक्षा प्रणाली। न्याय संगत शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि शिक्षा प्राप्ति के अवसर प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो सकें। लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सके। सभी लोगों को शिक्षा प्राप्ति के समान अवसर प्राप्त कराए जाएं। नाउ मूविंग टू इंक्लूसिव एजुकेशन, इट इज़ अबाउट ensuring access to quality education for all the students by effectively meeting their diverse needs. Here, children from different backgrounds and with different abilities learn together. इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसके अंतर्गत इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र व एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिले। समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षा विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता। NEP has suggested that socio-economically disadvantaged groups will be formed. अब ये SEDGs कैसे बनाए जाएंगे, इसके लिए कुछ कैटेगरीज निर्धारित की गई हैं। जेंडर आइडेंटिटीज, पर्टिकुलरली फीमेल्स और इंडिविजुअल्स को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। दूसरी कैटेगरी होगी सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज़। इसमें शामिल होंगे शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के लोग, शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति के लोग, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज़ जो लोग माइनॉरिटी में हैं। नेक्स्ट कैटेगरी होगी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज़। इसमें आएंगे वे बच्चे जो गांव में या छोटे कस्बों में रहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी होगी डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों की। इसमें वे बच्चे इंक्लूड किए जाएंगे जिन्हें किसी प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी है, जैसे कि वे ठीक से बोल, लिख या सुन नहीं पाते। नेक्स्ट कैटेगरी होगी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस वाले बच्चों की। इसमें सम्मिलित होंगे वे बच्चे जो माइग्रेंट कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं, यानी कि किसी जगह से विस्थापित होकर आए हैं, या वे बच्चे जो कम आय पर लोगों के घरों में काम कर रहे हैं। वे बच्चे जो बहुत ही गरीबी हालत में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अनाथ बच्चे, भिखारी बच्चे या फिर वे बच्चे जो तस्करी के शिकार हो चुके हैं। Now, how to ensure equitable and inclusive education? अब प्रश्न यह है कि इस इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए क्या किया जाए। तो यहाँ पर NEP ने कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं। पहली गाइडलाइन है इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ SEDGs इन द स्कूलिंग सिस्टम विल बी स्ट्रेंथन्ड। SEDGs ग्रुप को स्कूल सिस्टम के साथ काम करने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरी गाइडलाइन है सोशियो इकोनॉमिक जोन्स विल बी डिक्लेयर्ड फॉर एजुकेशनली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। SEDGs के लिए सोशियो इकोनॉमिक जोन्स निर्धारित किए जाएंगे। अ जेंडर इंक्लूजन फंड फॉर गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर विल बी मेड। लड़कियों और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक स्पेशल फंड रखा जाएगा। फ्री बोर्डिंग फैसिलिटीज़ विल बी बिल्ड। बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था की जाएगी जो निःशुल्क होगी। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में दिव्यांग बच्चों को भी कंसीडर किया जाएगा। होम बेस्ड एजुकेशन विल बी अ चॉइस फॉर चिल्ड्रन हु आर अनेबल टू गो टू स्कूल। वो बच्चे जो किसी जेन्युइन कारण की वजह से स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें घर में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करने के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। टीचर्स
must be helped to identify such learning disabilities early and plan specifically for their mitigation. शिक्षकों को यह अनुरोध किया जाएगा कि वे ऐसे बच्चों की सूची शुरू के वर्षों में ही बना लें जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने के संबंधी कोई परेशानी है और उनकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटजीज भी तैयार कर लें। कुछ स्पेशल एजुकेटर्स की नियुक्ति भी स्कूलों में की जाएगी। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ शिक्षा के दायरे में हो रहे फर्क को कम करने की ओर ध्यान दिया जाएगा। नेशनल कैडेट कॉर्प्स विंग्स सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में भी ओपन किए जाएंगे। स्कूल का पाठ्यक्रम बनाते समय इन बातों का ध्यान रखा जाएगा कि पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार का हो जो छात्रों के अंदर हमदर्दी, लिंग समानता, अहिंसा और नागरिकता जैसी उच्च भावनाएं उत्पन्न कर सके। नाउ Mrs. Suman Gupta will give you the further information. Thank you, Sukrita ma'am. Let's talk about vocational education. Vocational education is education that prepares people for specific trade. Vocational education will be introduced from class 6 onwards in all secondary and higher secondary schools through integration with general education subjects, and the students should get hands-on experience in important vocational craft such as carpentry, electric work, metal work, gardening or pottery making as decided by state and local communities. वोकेशनल एजुकेशन का अर्थ है व्यावसायिक शिक्षा जो बच्चों को नौकरियों के लिए तैयार करती है। इस शिक्षा के अंतर्गत रोजगार की भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। शिक्षा के व्यवसायीकरण का उद्देश्य छात्रों को व्यावसायिक दक्षता में सुधार करना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। नाउ वोकेशनल एजुकेशन इन सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन. Dear parents, these are those subjects which students can opt for vocational education. Different streams are introduced like in commerce and in engineering based. Here you can see in commerce based there are office secretaryship, stenography and computer applications, accountancy and auditing, marketing and salesmanship, banking, retail, financial market management, business administration, and also in engineering based electrical technology, automobile technology, civil engineering, air conditioning and refrigeration technology, electronics technology, geospatial technology, foundry and IT application. These are those vocational subjects which student can opt according to their choice. Now, re-imaging vocational education. Vocational education will be integrated into all schools and higher education institutions in a phased manner over the next decade. By 2025, at least 50% of the learners through the school and higher education system shall have exposure to vocational education, for which a clear action plan with targets and timeline will be developed. Higher education institutions will offer vocational education either on their own or in partnership with industry and NGOs. The Bachelor in Vocational Degrees introduced in 2020 will continue to exist, but vocational courses will also be available to students enrolled in all other bachelor degree programs, including the 4-year multidisciplinary bachelor's program. Dear parents, vocational education को हर स्कूल में इंट्रोड्यूस किया जाएगा in an integrated manner ताकि बच्चों को self sufficient बनाया जा सके. Here you can see different clubs in school. In our school, there are different clubs for students like literary club, which is available in languages like Hindi and English. Next one is photography club to promote creativity, to improve technical skills, to pursue as a profession. Art club to create original arts in a specific medium.
use material tools from a variety of medium like painting and sculptures. Last one is Eco Club, to help students to learn more about their environment and their contribution in preserving it. These are those clubs जो कि students can join any club according to his or own interest. ये वो क्लब हैं जो बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली स्कूल में ज्वाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट, here you can see ensuring competency based education in school. According to NEP 2020, बच्चों को इस तरह से शिक्षा प्रदान की जाएगी ताकि वे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने के योग्य बन सकें. शिक्षकों को भी 50 आवर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगी. बच्चों की क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करने के लिए प्रैक्टिकल टेस्ट भी दिए जाएंगे. बच्चों को रिसोर्स मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा. Next is student enrichment activities. So these are few student enrichment activities for the expansion of their knowledge. ये वो activities हैं जो बच्चों की knowledge को बढ़ाने में मदद करेंगी. Here first one you can see आर्यभट्ट गणित challenge from classes 8 to 10th which is related to maths. Next is Heritage India quiz, एक भारत श्रेष्ठ भारत, CBSE Science Challenge for classes 8 to 10th, Science Exhibition for classes 6 to 10th, Khelo India which is related to sports, Expression Series for classes 1st to 12th, Reading Challenges for classes 8 to 10th. Engage with parents and community for a positive learning environment. Dear parents, according to NEP 2020, we can say that teachers normally set goals for each of their pupil to see what they can achieve and view their progression. It has been found that it can be more efficient in children excelling in school if both teachers and parents set goals. It's about children being motivated to do well by their parents and teachers. This will encourage them to believe in their skills and not being afraid to try new challenging tasks. शिक्षक आमतौर पर अपने प्रत्येक शिष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि वे क्या हासिल कर सकते हैं और उनकी प्रगति देख सकते हैं. ये पाया गया है कि यदि शिक्षक और अभिभावक दोनों ही लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो ये स्कूल में उत्कृष्ट करने वाले बच्चों के लिए अधिक कुशल हो सकता है. ये बच्चों के बारे में उनके माता पिता और शिक्षक द्वारा अच्छा करने के लिए प्रेरित किया जाता है. इससे उन्हें अपने कौशल में विकास करने और नए चुनौतीपूर्ण कार्यों की कोशिश करने से डरने की ज़रूरत नहीं होगी. So dear parents and students, this is all about NEP 2020. I hope the information regarding NEP 2020 shared by all of us will be fruitful for you. I would like to conclude by sharing a beautiful quote: "The mind, once enlightened, cannot again become dark." Thank you.